तस्वीर आए सर, रश्मि पांडा में, त्रिवेदी में, ममता त्रिवेदी और अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और बच्चों स्टूडेंट। जैसे कि अभिजीत जी ने कहा था, स्टेज फियर एक होता है। तो सच बताऊं, मैं जब भी बोले खड़ा होता हूँ तो जो कुछ याद करके आता हूँ प्राय भूल जाता हूँ। तो जैसे कि अनवर भाई ने बताया, मैं पेशे से किसान हूँ और मानद प्रोफेसर जरूर हूँ मैं 2-3 यूनिवर्सिटी, लेकिन जब केवल बच्चे रहते हैं तब तो मैं बहुत अच्छा बात कर लेता हूँ, लेकिन जब आप जैसे विद्वान बैठे रहते हैं तब बड़ी दुविधा होती है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, जिससे जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने के लिए बैकग्राउंड जरूर समझना होगा। मैं भारत के बस्तर जिले में नक्सल का अति प्रभावित क्षेत्र है, दरभा विकास खंड, मैं प्राय हर एक जगह से जरूर बताता हूँ। वहाँ दरभा विकास खंड वो जगह है जहाँ झीलम घाटी कांड हुआ था, जहाँ 32 कांग्रेसी नेताओं को मार दिया। जिस जगह पे कांड हुआ था वहां हम रोज लकड़ी बिनने जाते थे, तो बगल में स्कूल था मध्याह्न भोजन के लिए। मैं वहीं पैदा हुआ, पला बड़ा। मेरे माता पिता आज भी वहीं रहते हैं और मेरी आठवीं की एलुमिनी थी। मेरे बाद जो सबसे बड़े पद पे पहुंचे मेरे मित्र शंभुनाथ चालकी, वो कोऑपरेटिव बैंक में चपरासी लगे। तो पहला लड़का था मैं उस विकास खंड से 8वीं पास था और मुझे गवर्नर की रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो शायद मैं आगे पढ़ भी रहा। तो और पढ़ तो मैं आज भी रहा हूँ। अभी 6वां में मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में देने गए तो हंस रहे थे प्रोफेसर वगैरह, तो क्या आपकी तो उम्र निकल गई कुछ काम धाम की, और बेटी के साथ आप एग्जाम देने आए। तो उन्होंने पूछा, जो हमारे वाइस चांसलर साहब भी आ गए थे, पार्टी भी आए, मुलाकात। बोले डॉक्टर साहब आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा जब मैं कोई नया एग्जाम में बैठता हूँ, किताब हाथ में आती है, तब तक मुझे पता चलता है कि वास्तव में मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए मुझे बार बार पहाड़ के पास जाना अच्छा लगता है, ताकि मुझे समझ में आए कि ऊँट कितना बड़ा हो जाए। पहाड़ ज्ञान महासमुद्र, हमें एक आध बूंद भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो शिक्षा नीति, उसमें प्रायोगिक की बात हम कर रहे हैं, भारत के लिए कहीं से नई नहीं। हमारी गुरुकुल व्यवस्था जो थी उसे कुछ प्रश्न बताओ। जैसे आरुणी की कथा हम लोगों को पढ़ाई जाती थी कि उसको आचार्य ने भेजा कि जाओ धान के खेत में पानी लगा के आओ, तो पानी जा रहा हो तो बांध देना, तो जो पानी नहीं रुका तो वहां लेट गया। लेकिन ये कथा एक बताती है कि स्टूडेंट्स को धान की खेती का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं जहां बस्तर से आता हूं, मैं जिस गांव का हूं, वहां खेल का मैदान नहीं होता था। जब मैं अकेला था जो गैर आदिवासी था, हम निकलते थे तो जंगल चालू होता था और जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें वहीं से होता था। हमारे यहाँ घोटुल होता था। घोटुल के बारे में क्योंकि विराट ने काफी काम किया है इन चीजों के, और मैं घोटुल में रहा। घोटुल के बारे में बहुत कम लोगों को ये बातों की जानकारी होती। ने लिखा है घोटुल के बारे में। देखिए, मैं 19 से मैं परिचित हूँ। प्रायः बस्तर को लोगों ने ईगल साइट से देखा है। 2-4 दिन रहे, जगदलपुर शहर में रहे और 2-4 गांव घूम के आते हैं और बस्तर की विशेषण हो गया। ज्यादातर बस्तर को जो बस्तर का कोई अच्छा स्कॉलर पढ़ लिख लेता है वो महानगर भाग जाता है। बाहर के जो लोग आते हैं 2-4 दिन से ज्यादा बस्तर में नहीं रुकते। और जब से नक्सल आया वहां पे तो कुछ शोध छात्रों की भी पुलिस के मुखबिर के नाम पे हत्या हो गई, तो और वहां पे शोध वगैरह भी काफी बंद हो गई। तो घोटुल जो है, घोटुल मैं मानता हूं प्रायोगिक शिक्षा का सबसे आदिम व्यवस्था थी जो बेहद उपयोगी थी। वहां बड़े छात्र, जो वयस्क हो रहे छात्र
तंबाकू बनाने से लेके आग कैसे जलाना है, तीर कैसे बनाना है, उसे नुकीला कैसे करना है, पैना कैसे करना है, धनुष कैसे बनाना है, लकड़ी कैसे इकट्ठा करनी है, वनोपज कैसे इकट्ठा करना है, सारी चीजें अपने से जूनियर स्टूडेंट को सिखाते थे प्राइवेट रूप से। सदियों से वो सारी विद्याएं, जीवन विद्याएं जो है वो प्राइवेट रूप से घोटू से सीखते थे। घोटू के बाद गुरुकुल आया, जिसकी मैंने जिक्र किया। और मैं ये कोई लमतरानी की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैकाले की शिक्षा नीति आई 1835 में, जब उनको लगा कि बाबू हमें चाहिए इस देश को चलाने के लिए, और वो शिक्षा नीति को ले आए, तो उस समय हम तो इतने सशक्त नहीं थे कि उसकी बड़ी आलोचना करते, लेकिन इंग्लैंड में ही आलोचना हुई, जबरदस्त आलोचना हुई। स्टुअर्ट मिल की किताब को हमें पढ़ना चाहिए, थॉमस एडवर्ड कोलब्रुक की किताब को पढ़ना चाहिए, विलियम जोन्स की किताब को पढ़ना चाहिए। क्या जबरदस्त उन्होंने लिखा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है, प्राइवेट का वर्ड है, कि उससे हटाना अन्याय होगा भारत के साथ, लेकिन हुआ नहीं। अब क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं राय साहब कि आदिवासियों की जो घोटुल की बात की, कि आदिवासियों से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं मानता हूं कि आदिवासी सभ्यता जो है हमसे आगे की सभ्यता है। हमारी तथाकथित विकसित सभ्यता ने तो जल, जंगल, जमीन सबको इस तरह से बना दिया कि हवा सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक न रहा, धरती जहर उगल रहा है। 27 करोड़ टन जहर हम हर साल धरती में डाल रहे हैं, और जो उगा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, हम सब जानते हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। आदिवासी हजारों साल से बिना किसी हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के हमसे ज्यादा स्वस्थ रहे। कोरोना के दौर में मैं रोड के दोनों तरफ 50 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं। जहां बाजार पहुंच गया वहां तो हम सारी अपनी बुराइयां लेके पहुंच गए, जहां बाजार नहीं पहुंचा वहां कोरोना से कोई नहीं मरे। ऐसा नहीं कि आना जाना नहीं होता था, साप्ताहिक बाजारों में आते। पीछे से अगर देख लेंगे 80 साल के एक आदिवासी को 70 साल तो 60-70 किलोमीटर अंदर चले जाए मेरे साथ, और उसके पोते को देख लीजिए 25 साल की, तो पीछे से देह दृष्टि देख के दोनों लगोटी लगाए रहेंगे, आप पहचान नहीं सकते जो दादा है पोता कौन है। ऐसा स्वास्थ्य होता है। 80 साल की उम्र में उनके काले बाल में दिखा सकता हूँ और पूरे दांत दिखा सकता हूँ। उनकी जीवन पद्धति, कौन सी भाजी खाते हैं, 36 प्रकार की भाजी है, कौन से ऋतु में क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, उबालते हैं, खाते हैं, किस बर्तन में खाते हैं, ये सब आज शोध का विषय है, अनुकरण करने का विषय है हमारे लिए। लेकिन उनका जो हजारों साल का संचित ज्ञान का खजाना है, वो हम अहंकार में जो डूबे हैं कि हम खुद विकसित हो गए, विज्ञान जहां तक पहुंच गया, हम उसे सीखना नहीं चाहते। हम ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। मेरा मानना है कि आपका जो डेवलपमेंट है, वो आप जो डेवलपमेंट किया इंजेक्शन लेके उनके पीछे दौड़ रहे हो तो चाहिए नहीं। आपको उनसे सीखने की जरूरत है, और सीखने के लिए जाइए तो आप जैसे गुरु के पास शिष्य भाव से जाते हैं ना, वैसे जाइए आप। ये नहीं कि चलो आप तो बड़े विकसित हैं, चलो आदिवासियों को भला करके आते हैं, चला जाए ना। ये अप्रोच भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है। कितने असाध्य रोगों की दवाइयां उनके पास आ सकती, जिनका आपका मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर पा रहा है, वो भी उन्हीं के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उनकी भाषा, संस्कृति सब के साथ इस तरह से उनका प्राइवेट, मैंने खेती की बात करी तो ट्राइबल्स, क्योंकि मैं ट्राइबल के बीच ही काम किया, आज भी हजारों परिवार हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिन प्रोफेसर भी था अजीत सिंह जी, बैंक में अफसर भी लगा स्टेट बैंक में, और सब नौकरी छोड़ के खेती की। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रायोगिक शिक्षा बेहद जरूरी है। आप सब विद्वानों ने बहुत बढ़िया बात कही। कभी आपने सोचा कि जो जिले का कलेक्टर होता है, जो 25 साल का नवयुवक होता है, जिसके हाथ में जिले की कमान होती है, सारी योजनाएं का क्रियान्वयन जिसके हाथ में होता है, उसकी प्रायोगिक शिक्षा कितनी होती है?
कभी सोचा? मसूरी में उसे क्या सिखाया जाता है? एक बार पाठ्यक्रम पे नजर डालिए, जरूरी। बीए पास होता है। क्योंकि मैं पढ़ी हुई बात नहीं कहता, मैं अपने बस्तर जिले की बात कहता हूँ। जब बस्तर का कलेक्टर किसी नवयुवक को बना के भेजते हैं, मैं उनकी नीयत पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, उनके मन में रहता है कुछ नया करें। एक कलेक्टर आए, उन्होंने कहा सूरजमुखी की खेती करवाई जाए, सूरजमुखी लगवा दी, मार्केटिंग की व्यवस्था दे दी, किसान हुए। एक दिन आए, उन्होंने कहा यहाँ तो वातावरण बड़ा अच्छा है, यहाँ नारियल बड़ा अच्छा होगा, नारियल कोकोनट मिशन चलाया। एक आए, उन्होंने काजू लगवाया, काजू बड़ा अच्छा होता है, काजू फलता भी है। लेकिन बस्तर में चूंकि जब काजू की फ्रूटिंग होती है तो मॉइस्चर इतना कम होता है कि पेड़ में काजू दिखता है, एक पेड़ में 5 किलो, उतने ही बड़े पेड़ में गोवा में 100 किलो होता है। ये अंतर है। तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी कहां से है? एक आए तो लगातार प्रयोग हुए, सोयाबीन एक कलेक्टर साहब ने लगवाया, ठीक है, और हम मतलब हमारे ऊपर गिने पिग की तरह प्रयोग होते रहे। तो मैंने कहा प्रायोगिक शिक्षा की शुरुआत तो उस फ्रेमवर्क से होना चाहिए, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। मेरा मानना है कि समाज के अंतिम लाइन के बारे में जब तक वो अच्छे से न जाने तब तक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी जानी चाहिए। कौन सी नदी सबसे लंबी है, कब कहाँ हुआ, कब कौन सी मीटिंग हुई, कब शांति समझौता हुआ, जितना कुछ रट के लोग आईएएस बनते उसका जीवन में मुझे कोई उपयोग दिखता नहीं। मैं इस बीच में अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। शिक्षा में नई शिक्षा नीति आई जरूर है, लेकिन शिक्षा जो है हमारे भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में है तो कई राज्य उसे मान रहे हैं और कई राज्य नहीं, इसमें भी राजनीति हो रही है, जबकि मेरा मानना है प्राइवेट शिक्षा बेहद जरूरी है। और हिंदी में भी, हिंदी में हिंदी साहित्य को लेकर बड़ी बातें हुई, लेकिन असल में हिंदी साहित्य में जो मठाधीशी हुई ना, तो मठाधीशी ने हिंदी साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। और धीरे धीरे पत्रकारिता में भी आई कि जब भाई नामवर सिंह जी अगर किसी रचना की तारीफ कर दिए तो लेखक हो गया, राजेंद्र यादव जी ने ठप्पा लगा दिया तो लेखक बन गया। ठीक है, टाइम्स जो ग्रुप है पत्रकारिता का, चेन्नई में उसने इंटर्नशिप का डाला, 2 लाख रुपए फीस उसकी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आने वाला वक्त हिंदी के लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी बाजार की भाषा है। चीन में इस समय हिंदी पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो रूरल मार्केट है उसे अगर ट्रैप करना है तो हिंदी ही वो वाहक है जिसके जरिए आप उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा खतरा है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनुवाद आप लिख के ले लीजिए, मैं अभिजीत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भाषा अनुवाद साधारण चीज नहीं। अभी जो पिछला ज्ञानपीठ मिला था, इससे पिछले साल वो अनुवाद भी मिला था जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, रेत समुद्र का आप लोग यथावत लीजिएगा। अगर एआई से, मैं बातें बोल रहा हूँ, और उससे आगे के एआई हैं, और जो अनुवाद किया है उससे बेहतर अनुवाद आपको कंप्यूटर करके देने वाला है, यकीन मानिए। क्या अलग से उसे चर्चा कर दीजिएगा इस संदर्भ में। आने वाले वक्त में हम तो केवल 2000 करोड़ एआई पे खर्चा कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन का बजट है एआई और रोबोटिक्स, एआई, ये मानवता के लिए कितने सहायक होंगे, कितने विनाशक होंगे, ये अभी भी सोचने का विषय है। और सोचने का ही नहीं, इसको लेके कुछ करने का विषय। मेरा मानना है मानवता और मानव, ये होमोसेपियंस अगर इस नीले ग्रह पे चाहते हैं कि अपनी 5वीं पीढ़ी को हम देख पाए, 4थी पीढ़ी यहाँ हो, तो आपको वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। उन आदिम आदिवासी जिन्हें आप पिछड़ा मानते हो, जो बचे खुचे वहां जाओ, उनसे जीवन के गुण सीखो। प्रकृति के साथ सह जीवन का सूत्र वही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा।
आप जो विकसित होने का दम की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बराबरी की बात करते हैं, वो मैंने जनजातियों में देखा है। अपने लिए पुरुष चयन का अधिकार रिजर्व है जनजातीय महिलाओं को, और इतना ही नहीं, पुरुष को रिजेक्ट करने का अधिकार भी उसी गरिमा के साथ उसके हाथ में है। ये नहीं कि उसने छोड़ दिया पति को तो कोई दूसरा उससे शादी नहीं करेगा ना। उनका देखिए, एक तो हाल में ये होता है कि हम आदिवासियों को खेती मतलब किसान बनाने में तुले पिछले 60-70 साल से। वही वो एग्रेरियन सोसाइटी है ही नहीं, वो जंगल के राजा रहे हैं। 2 घंटे निकले, वनोपज इकट्ठा किया, पर्याप्त। और वनोपज इकट्ठा करते थे, उसे बाजार में ले जाके बेच के उसके बदले में सामान ले आने का काम भी महिलाएं करती। पैसा उनके हाथ में आता है। आर्थिक आजादी जो आज भी हम नहीं दे पाए, तमाम दावों के बावजूद वो सहज हासिल है। अनुशासन की बात करते हैं, मैं तो मानता हूं अपने बच्चों को सड़क पे चलना तक नहीं सिखाते। जिस तरह का ट्रैफिक देखिए, हम दावा करते हैं विकसित है, ये विकसित समाज का यातायात है, जबकि आराम से एक के पीछे जाके आराम से ट्रैफिक जाम भी नहीं नौबत नहीं आती अगर हमें ट्रैफिक सेंस होता। नहीं, हमें मानना होगा कि वास्तव में खामियां हैं। अनुशासन की बात करें तो मैं आदिवासियों से ज्यादा अनुशासित समाज कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ हर तरह के त्योहार होते हैं। जाटा पंडु में आने सेम खाने का त्योहार, पहला सेम खाएंगे। मरका पंडु में आने आम का त्योहार, आम जब लटके रहते हैं हर एक को केली खाने का मन करता है। शहर के इर्द गिर्द हमारे यहाँ जब बस्तर आएंगे, दोनों तरफ आम के पेड़ 200 किलोमीटर तक है, लेकिन आम जैसे फलते हैं वैसे लोग बोरा लेकर पहुंच जाते हैं और उस पेड़ से पूछ लेते हैं, तू फला तो फला क्या, पूरा बोल लेते हैं। लेकिन वहीं आप जनजातीय क्षेत्रों में जाइए मेरे संग, जब तक वो त्योहार नहीं मनेगा मरका पंडु, जब तक उनके देवता को भोग नहीं लगेगा, मजाल है एक बच्चा की एक केली तोड़ ले, चल के देखिए पूरे आम लगे रहेंगे, पूरे गांव जंगल में। इतना अनुशासनबद्ध समाज है। वास्तव में मैं तो यही कहूंगा, मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूं, आप बस्तर आए। मैं 40 से ज्यादा देश देख चुका हूं। हर देश में जाता हूं तो आदिवासियों से और किसानों से ही मिलता हूं। देश के शहर कभी नहीं घूमा, सभी शहर एक ही जैसे लगते होंगे, लेकिन मैंने बस्तर से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं देखी और बस्तर के आदिवासियों से बेहतर कोई समाज नहीं पाया। मैं इस बात से खत्म करता हूं कि मेरे अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान है या मानवता का अगर एक चिंगारी भी है, कुछ भी अच्छा है तो उसका श्रेय मैं बस्तर के आदिवासियों को देता हूं। धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया। पैरोकार को, इब्रार को, राय साहब को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ भी गलती हो तो किसान का लाभ समझ के क्षमा करेंगे।